अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्स। अच्छा, तो ये फ़िज़िकल साइंसेस का पहला टॉपिक है, ठीक है। फ़िज़िकल साइंसेस में हमारे पास टोटल 5 टॉपिक्स हैं और वो जो 5 टॉपिक्स हैं वो फर्दर मोर डिवाइड हुए हुए हैं। हर टॉपिक के अंदर 4 या 5 मज़ीद टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर। अब उसका पहला जो टॉपिक है वो यूनिवर्स है, सेकंड गैलेक्सी है, देन सोलर सिस्टम है। इसी तरह, अब मुझे सारे तो याद नहीं है ऐसे, लेकिन इसी तरीके से सारे जो टॉपिक्स हैं वो उसमें आते हैं पहले टॉपिक में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जीएसए का हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। एबिलिटी की तो खैर मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी आपको। सबसे पहले हम पास पेपर सॉल्व करेंगे, फिर हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि उस पेपर में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी और आपने क्या करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला टॉपिक हमारा है जी यूनिवर्स। अब हम देखते हैं यूनिवर्स क्या है। मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आपको लिखने में, वैसे आपको मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। तो फिर भी मैं इसको ना जूम कर रही हूँ। अच्छा, द यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। इट इंक्लूड्स ऑल स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट्स, रेडिएशन, लाइट एंड अदर फॉर्म एंड द फिजिकल लॉज दैट गवर्न देम, ठीक है। It is the totality of our reality, seen and unseen. It has no known boundary or center. अब हम इस सब चीज़ों को समझते हैं। देखिए, यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स हम कायनात को कहते हैं। यूनिवर्स या कायनात से मुराद वो हर चीज़ जिसमें स्पेस खला को कहते हैं, टाइम हम वक्त को कहते हैं, मैटर हम किसी मादे को कहते हैं, एनर्जी तवानाई, गैलेक्सीज स्टार्स क्या होता है जी सितारे, प्लैनेट्स क्या होता है सयारे, रेडिएशन क्या होती है जैसे रोशनी और दूसरी एनर्जी की शक्लें होती हैं ना, उसको हम कहते हैं रेडिएशन। तो अब हमें ये समझ आई कि यूनिवर्स या कायनात से मुराद वो हर चीज़ जो मौजूद है। इसमें स्पेस आता है, खला आती है, वक्त आता है, मादा आता है, तवानाई, सितारे, सयारे वगैरह, और वो तमाम फिज़िकल लॉ शामिल हैं जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल रखते हैं या कंट्रोल करते हैं। गवर्न टाइम का क्या मतलब होता है, जो चीज़ इसको कंट्रोल करे। तो अब हमें समझ आ गई कि यूनिवर्स में दुनिया की हर चीज़ शामिल है। उसमें स्पेस भी है, टाइम भी है, मैटर भी है, एनर्जी भी है, गैलेक्सीज भी हैं, स्टार्स भी हैं, प्लेनेट भी है, रेडिएशन भी है, ठीक है। और उसके अलावा वो तमाम लॉज हैं, वो तमाम फिज़िकल लॉज शामिल हैं जो इन सब चीज़ों को गवर्न करते हैं। तो अब हमें इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं। देखिए, अगर कोई चीज़ इस दुनिया में या इससे बाहर कहीं भी मौजूद है, कोई भी चीज़ है, तो वो यूनिवर्स का हिस्सा है। यूनिवर्स में सिर्फ वो चीज़ें नहीं आती जो हम देख सकते हैं, बल्कि वो चीज़ें भी शामिल होती हैं जो अभी तक हमें नज़र नहीं आती है, जिनको हमने देखा नहीं है या जिनका हमें पूरी तरह से इल्म नहीं है, ठीक है। साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स का कोई सेंटर या कोई बाउंड्री अभी तक मालूम नहीं हुई, ठीक है। इट हैज़ नो नाउन बाउंड्री और सेंटर। इसका मतलब है कि इसका कोई सेंटर क्या होता है, मरकज़, और बाउंड्री क्या होता है, कोई आखिर या कोई हद कह लें या कोई ऐसी लिमिट कह लें जहाँ पे लगता हो हमें कि यहाँ पे जाके जो यूनिवर्स है वो ख़त्म हो गई है। तो अभी तक हमें ऐसा कुछ भी मालूम नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि यूनिवर्स बहुत वास्ट है। वास्ट मतलब बहुत वसी है, ठीक है, और शायद ये लामहदूद भी है। तो अब हमें समझ आ गया कि द यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, कि जो भी चीज़ है दुनिया में वो क्या है, यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स में शामिल है। इट इंक्लूड्स द स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट, रेडिएशन, लाइट एंड अदर form and the physical law that govern them. It is the totality of our reality, seen and unseen. मतलब इसमें वो सब चीज़ें हैं जो हमने सीन मतलब देखी हो और अनसीन मतलब जो हमने
ना देखी हो। इट हैज़ नो नाउन बाउंड्री और सेंटर, और इसका कोई भी ऐसी बाउंड्री या सेंटर नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पे हम कहें कि यहाँ पर आकर ये ख़त्म हो जाती है या यहाँ से जो यूनिवर्स है वो शुरू होती है। अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन। आज थोड़ा सा नॉइस भी होगा क्योंकि मैं जहाँ पर बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो लाइट चली गई है और छोटी सी भी आवाज़ है तो वो बहुत ज़्यादा महसूस होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जी ओरिजिन। The widely accepted idea about the origin of the universe is the Big Bang theory. About 38 million years ago, the entire universe was in a very hot, dense state. It rapidly expanded and cooled, giving rise to space, time, matter, and energy. देन हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले हमने कहा है कि अच्छा, ये हम आपको ना, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ज़्यादा चीज़ें एक साथ हमने करी ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने क्या चीज़ पढ़ी है, हम पहले इसको उर्दू में समझते हैं बिल्कुल आसान अल्फाज में, ताकि आपको कोई मसला ना हो। साइंटिस्ट के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थेरी है यूनिवर्स की, वो क्या है? बिग बैंग थेरी है। थेरी मतलब आप ये समझ लें कि डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लोर किया, हर किसी ने कोई ना कोई थेरी दी, डिफरेंट थेरीज आई थी। खैर, वो थेरीज आपको ना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई बैचलर्स कर रहे हैं तो इस सब्जेक्ट में तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको ना इतना उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। द रीज़न बीइंग इज़ कि जो आपका पेपर है उसमें आपने 5 नंबर के सवाल लिखना है। ठीक है, अब आपका जीएसए का पेपर इतना ज़्यादा लेंथी होता है, अगर आप इतनी डेप्थ में जाएंगे, आप हर चीज़ की डिटेल लिखने बैठ जाएंगे, मतलब हर बच्चे को पता होगा। ठीक है, हर बच्चे को, अगर कोई साइंसेस के बैकग्राउंड से है या फिर कोई इन्वायरमेंटल साइंस के बैकग्राउंड से है, तो आपको पता होता है बहुत सी चीज़ों का। लेकिन आपने अगर एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल डाल दी तो फिर आपके लिए बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचेगा। और जीएसए का पेपर तो होता ही टाइम मैनेजमेंट का पेपर है। आप एबिलिटी वाले पोर्शन में भी कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए भी आपको टाइम निकालना है। तो हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जो हमें 100% पता होगा कि हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो इसी के ही इर्द गिर्द घूम के आएगा। ठीक है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर में आपको नोट्स बनाने चाहिए। वैसे तो मैं उनकी वीडियोस में भी प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन आपने जीएसए में नोट्स नहीं बनाने। ये नोट्स मैं अटैच करूँगी, आप इसका प्रिंट लें। सबसे आसान तरीके, मोबाइल या लैपटॉप से पढ़ना इतना आसान नहीं है। आप इसका प्रिंट लें, पहले आपने ये वीडियो समझी होगी, देन आप क्या करें, उस प्रिंट को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार पढ़ें, एक बार ज़ुबानी रिवाइज़ करें, एक बार लिखने की कोशिश करें। इस पेपर में आपके नंबर ज़्यादा आते भी हैं, आपके पास चांसेस भी होने हैं लेने के नंबर, क्योंकि ना इसमें क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना होता। आपने टू द पॉइंट जो चीज़ पढ़ी है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। चलिए, अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है समझाने में, अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का? साइंटिस्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड थेरी है वो कौन सी है जी? बिग बैंग थेरी। इस थेरी के मुताबिक यूनिवर्स तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले, पूरी यूनिवर्स एक छोटी, बहुत गर्म और बहुत घनी जगह पर थी। घनी को हम इंग्लिश में कहते हैं डेंस। ठीक है, कि इस थ्योरी के मुताबिक 13.8 बिलियन साल पहले पूरी यूनिवर्स जो थी वो एक बहुत छोटी थी, बहुत गर्म थी और बहुत सी घनी सी जगह में थी। फिर क्या हुआ? फिर अचानक एक बहुत बड़ी एक्सपेंशन हुई। उस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये आम धमाके की तरह एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि स्पेस खुद तेज़ी से जो फैलना है वो शुरू हो गई। अब हमें समझ आ गया कि 13.8 बिलियन साल पहले पूरी यूनिवर्स एक बहुत छोटी थी, गर्म थी और एक बहुत ज़्यादा डेंस जगह में थी, बहुत ज़्यादा घनी जगह में थी। फिर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन जो हुआ उसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये मतलब एक आम धमाके की तरह एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि जो स्पेस थी वो खुद तेज़ी से फैलना शुरू होगी। अब देखते हैं कि हम बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या था। अब आपको ये समझ आ गया, द एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट दैट आइडिया इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले, द इंटायर यूनिवर्स वाज अ वेरी हॉट, गर्म थी, डेंस थी, गाढ़ी स्टेट में थी। इट रैपिडली का मतलब होता है तेजी से, एक्सपेंडेड, वो एक्सपेंड होना शुरू होगी, एंड कूल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी भी होगी, गिविंग राइज टू स्पेस, टाइम, मैटर एंड एनर्जी।
अच्छा जी, अब देखिए हमने ये जो एक छोटा सा, आप इसको चार्ट कह लें, आप इसको जो भी कह लें, ठीक है, हमने बनाया कि बिग बैंग थ्योरी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो थी। इसमें क्या हुआ, रैपिड एक्सपेंशन हुई जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कूलिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल। हमने क्या कहा कि पहले बहुत गर्म थी और जब बिग बैंग थ्योरी आई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई। कूलिंग और फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स हुए, देन क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एटम्स हुए, हम इसको डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टार, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एंड 100 of million ईयर्स अगो लेटर। ये क्या है जी, इसको ना मैं आपको बिल्कुल आसान समझाती हूँ। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी हुआ, उसके फौरन बाद क्या हुआ, बहुत तेज एक्सपेंशन हुई जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके लिए आप ये जो है ना 10⁻⁻36 टू 10⁻, एक मिनट बच्चों मैं इसको रेज ही कर दूँ, आपको ना इशू ना हो, ज़्यादा अगर मैं चाहूँगी तो आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ये इस सेकंड को ना कि इतने सेकंड लगते थे रैपिड एक्सपेंशन में, ये 10 सेकंड से भी कुछ बहुत बहुत, ये बहुत एक छोटी सी लिमिट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन होगी रैपिड, बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ठंडी होने लगी और फिर क्या हुआ, जो पहले के जो पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन्स थे, वो बनना शुरू हो गए। देन हमने क्या किया, कूलिंग और फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तकरीबन 3,80,000 साल बाद, ठीक है, क्या हुआ, इन पार्टिकल्स ने मिलकर एटम्स बनाए। मतलब पहले यहाँ पर क्या बने, यहाँ पर बने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि यूनिट 10,000 लैब 3,80,000 ईयर्स के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर एटम्स बने, ठीक है। फिर कुछ करोड़ सालों के बाद ग्रेविटी की वजह से स्टार, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि बहुत 100 of millions of years अगो के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर स्टार, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बनना शुरू हो गए। अब हमने पढ़ा कि बिग बैंग थ्योरी के बाद असल में हुआ क्या था। अब हम इसको यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे, इसको मैं दोबारा से डिस्कस करती हूँ। बहुत से बच्चों को तो लग रहा होगा कि बहुत डिटेल है, उनको समझ आ गया होगा, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जो जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का होगा, जिनका बैकग्राउंड उर्दू का होगा, जिनका बैकग्राउंड इससे रिलेटेड नहीं होगा, इस्लामिक स्टडी का होगा, तो उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। एक मिनट मैं पानी पी लूँ। ओके जी, हमने ये पढ़ा कि साइंटिस्ट के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। द मोस्ट वाइडली एक्सपेक्टेड आइडिया अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज़ द बिग बैंग थ्योरी। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक ही थ्योरी आई थी, इससे पहले और भी आई थी, वो मुझे पता है, लेकिन वो मैं यहाँ पर डिस्कस करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, कि इतने साल पहले द इंटायर यूनिवर्स वाज इन अ वेरी हॉट डेंस स्टेट, कि इतने साल पहले जो यूनिवर्स थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी और बहुत ज़्यादा गाढ़ी जगह पर थी। फिर क्या हुआ, इट रैपिडली एक्सपेंडेड एंड कूल, फिर एकदम से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगी और वो ठंडी होगी, गिवन राइज टू स्पेस, टाइम, मैटर एंड एनर्जी। उसके बाद स्टेट, टाइम, मैटर और जो एनर्जी है वो बना। अब हमने देखना है कि बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या हुआ था। सबसे पहले तो हमने बोल दिया कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले बिग बैंग थ्योरी आई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से बहुत बड़ी एक्सपेंशन हुई, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कूलिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स। इस पे क्या हुआ था, इस पॉइंट पे आके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने थे। उसके 3,80,000 ईयर्स अगो क्या हुआ जी, एटम्स बनना। फॉर्मेशन ऑफ एटम का मतलब है एटम का बनना शुरू हो गया। फॉर्मेशन ऑफ स्टार का मतलब है स्टार का बनना शुरू हो गया। फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी का मतलब है गैलेक्सी बनना शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स बनना शुरू हो गए, और ये बहुत करोड़ों साल बाद हुए, ठीक है। अब हमने बिग बैंग थ्योरी को भी पढ़ लिया, अब हमने डेफिनेशन को भी पढ़ लिया, अब हम अपना आगे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडेड एंड कूलिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। ओके, ऊपर वालों को ज़रा मैं रेस कर लूँ ताकि ये पेज क्लीन हो जाए, फिर हम इसको जूम करते हैं। इसकी मैंने पिक्चर भी बनाई है, ये अगर आपने अपने पेपर में ना आपको आसान लगे, अगर नहीं बन सकती तो इट्स ओके, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं हमें पिक्चर्स नहीं बनाने आती, तो इट्स ओके, अगर आपको आती है तो आप बना लें, अदरवाइज़ अगर आपने अच्छा लिखा होगा तो उसी की बिना पे आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए जी,
अब हम पढ़ते हैं जी स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। अब आपको नहीं पता ये क्या होता है, फिलहाल के लिए मुझे भी नहीं पता। हम इसकी रीडिंग करेंगे, हम फिर इसको बहुत आसानी से समझेंगे। स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन में है, द यूनिवर्स हैज़ अ वास्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम द लार्जेस्ट स्केल टू द स्मॉलेस्ट। It is not uniform. Matter is clumped into structures. लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स में क्या है जी, गैलेक्सी, ग्रुप, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, वॉइड्स। कॉम्पोजिशन, अच्छा इसको हम बाद में देखते हैं, कॉम्पोजिशन बाय कंटेंट के, ये वही है जो मैंने पिक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, यूनिवर्स की स्ट्रक्चर बहुत बड़ी और मुनज़्ज़म है। वास्ट क्या होता है, जो चीज़ बहुत बड़े स्केल पर होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। छोटी चीज़ों से लेकर सबसे बड़ी स्ट्रक्चर तक सब कुछ एक ही ऑर्डर में मौजूद है। एक ही ऑर्डर में कैसे मौजूद है, अब हम नीचे उसका ऑर्डर समझते हैं। हमने समझा कि द यूनिवर्स हैज़ अ वास्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम द लार्जेस्ट स्केल टू द स्मॉलेस्ट, के बड़े स्केल से लेकर छोटे स्केल तक यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, मैटर इज क्लम्प्ड इनटू स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, स्टार्स होते हैं। स्टार्स मिलके क्या बनाते हैं, गैलेक्सीज बनाते हैं। देखिए इस लेवल पर क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो स्टार्स मिलकर बनाते हैं गैलेक्सीज। फिर कई गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। और फिर कई ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं। अब जब कई क्लस्टर्स होते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं सुपर क्लस्टर्स, और जो सुपर क्लस्टर्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं वॉइड्स। अच्छा वॉइड्स क्या होता है, एक मिनट, ये पीछे से आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, वॉइड्स क्या होता है, इनके दरमियान बहुत बड़ी खाली जगह होती है। जो सुपर क्लस्टर्स होते हैं इनके दरमियान, इनको हम क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। अब हमने देखा जो स्टार्स होते हैं वो गैलेक्सी बनाते हैं, जो बहुत सी गैलेक्सीज होती हैं वो मिलकर ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप मिलकर क्लस्टर बनाते हैं, क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं, और सुपर क्लस्टर्स मिलकर वॉइड्स बनाते हैं। वॉइड्स क्या होते हैं, सुपर क्लस्टर जो होते हैं उनके अंदर बहुत बड़ी खाली जगह होती है, बहुत ज़्यादा खाली जगह होती है, उस जगह को हम लोग कहते हैं जी वॉइड्स। अब हम इसको दोबारा से एक बार इसी साइकिल को पढ़ते हैं ताकि ना आपको ये भूले ना। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं ज़रा जूम कर लूँ। सबसे पहले क्या होता है जी, सबसे पहले होता है स्टार। स्टार क्या बनाते हैं, गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या बनाते हैं, ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या बनाते हैं, क्लस्टर। क्लस्टर्स क्या बनाते हैं, सुपर क्लस्टर्स। और सुपर क्लस्टर्स क्या बनाते हैं, वॉइड्स। अच्छा आपको मैं ना एक तरीका भी बताती हूँ इसको याद करने का, ठीक है। देखिए सबसे पहले गैलेक्सी जी से है तो ग्रुप भी क्या होगा, जी से होगा, ठीक है। ग्रुप्स के बाद आपने क्या लिखा, क्लस्टर्स। अब क्लस्टर्स का लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, एस है, तो इसी एस से क्या बन गया, सुपर क्लस्टर्स। और सुपर क्लस्टर का आप सेकंड लास्ट वर्ड देखिए, आर। आर से क्या बन गया, सॉरी इसमें तो वर्ड्स नहीं बन सकता, चलिए ये आइडिया मेरा फेल हो चुका है, अब आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स किस चीज़ से बनी, उसकी कॉम्पोजिशन बाय कंटेंट, ठीक है। अब जी आप ये देखिए 68 to 70% डार्क एनर्जी, a mysterious energy causes the accelerated expansion. 25 to 27% dark matter, invisible matter that exert gravity and hold galaxies together. 5% ordinary matter, the matter we can see and interact with the star, planets, gas, dust, human, etc. Thus, most of the universe is dark, unseen, and only a small portion is ordinary matter. अच्छा जी, अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स का सिर्फ 5% ऑर्डिनरी मैटर है। ये वो मैटर है जो हम देख सकते हैं, जैसे कि इंसान, जानवर, पौधे, हवा, पानी, सितारे, सैयारे। अब हमने क्या देखा कि हम इधर स्मॉल यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, कि 5% क्या है जी, ऑर्डिनरी मैटर है। ऑर्डिनरी क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, द मैटर वी कैन सी एंड इंटरेक्ट विद। उसमें आता है जिस स्टार्स, प्लैनेट, गैस, डस्ट, ह्यूमंस, इंसानों को हम देख सकते हैं, हम एनिमल्स को देख सकते हैं, हम स्टार्स को देख सकते हैं, जो लोग खला में जाते हैं वो लोग प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं। तो 5% जो यूनिवर्स है उसमें क्या है, ऑर्डिनरी मैटर, इसमें जो होता है चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। देन हमारे पास आता है 25 to 27% डार्क मैटर।
ये नज़र नहीं आते लेकिन ग्रेविटी पैदा करते हैं और गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखते हैं। मतलब कि जो डार्क मैटर है, आप इनके नाम से याद कर लें। डार्क मतलब इनको हम देख नहीं सकते, ये इनविजिबल मैटर होते हैं, ठीक है, जो हमें नज़र नहीं आते। लेकिन ये क्या करते हैं, ये बहुत सी गैलेक्सीज को आपस में होल्ड करके, टुगेदर होल्ड मतलब बहुत सी गैलेक्सीज को एक साथ बांधे हुए रखते हैं। एंड दैट एक्सर्ट्स ग्रेविटी, जो ग्रेविटी पैदा करते हैं। रुके स्टूडेंट्स, मैं इसको रेस करूँ, जूम करूँ, आपको अच्छे से समझाऊँ। देखिए डार्क मैटर क्या होता है, इनविजिबल मैटर, इनविजिबल जो हमें चीज़ नज़र नहीं आती। दैट एक्सर्ट्स ग्रेविटी, जो ग्रेविटी पैदा करते हैं। एक्सर्ट्स का मतलब होता है पैदा करना। एंड होल्ड गैलेक्सीज टुगेदर, और क्या करते हैं, गैलेक्सीज को आपस में होल्ड करके रखते हैं, एक साथ बांधे हुए रखते हैं। अब हमने कितनी चीज़ें देखी, दो चीज़ें। सबसे पहले ऑर्डिनरी मैटर, वो कितने होते हैं, 5% होते हैं, उनको हम आसानी से देख सकते हैं। उसमें एनिमल्स आते हैं, उसमें ह्यूमंस आते हैं, उसमें स्टार्स आते हैं, उसमें गैस आता है, प्लैनेट आता है और डस्ट आता है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है पीछे से। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है डार्क मैटर। डार्क मैटर होता है 25 to 27%। ये इनविजिबल होता है, इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये क्या करता है, ये जो ग्रेविटी है उसको पैदा करता है। एंड होल्ड गैलेक्सीज टुगेदर, और जो गैलेक्सीज हैं उनको आपस में बांधे रखता है। देन आता है हमारे पास 68 to 70% डार्क एनर्जी। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक मिस्टीरियस एनर्जी है जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन को और तेज कर रही है, ठीक है। अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है तो ये क्या कर रही है, उस प्रोसेस को और ज़्यादा तेज करती जा रही है, ठीक है। मिस्टीरियस एनर्जी कॉसेस द एसिलरेटेड एक्सपेंशन, जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन को बढ़ा रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स का ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जो हमें नज़र नहीं आता। अब आपको समझ आ गया कि जो डार्क एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है। आपको ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में काम आएंगी। मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट इसलिए कर रही हूँ, बार बार एक ही चीज़ को जो मैंने ऊपर डिस्कस कर दी उसको मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपको ना ये चीज़ें हमेशा के लिए इसी वीडियो में याद हो जाएं। आपको 1 या 2 बार रिवीजन करने पर ये सब चीज़ें याद रहें। एमसीक्यूज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जी इस पिक्चर में। सबसे देखें, आपने पिक्चर बनानी है। अब तो आपको पिक्चर बनाना इतना आसान लगेगी, हमने ये बहुत शोर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। असल में पीछे बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, इस वजह से मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनिवर्स। हमने पीछे समझा है कि 5% ऑर्डिनरी मैटर है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, और 25 to 27% डार्क मैटर है जो हमें नज़र नहीं आते, और 68 to 70% डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इससे हमें ये समझ आता है कि यूनिवर्स का बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो हमें नज़र नहीं आता। अब हम देखते हैं जी इम्पॉर्टेंट फीचर। द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग, गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। जब यूनिवर्स एक्सपेंड होती है तो जो गैलेक्सीज हैं उनका जो डिफरेंस है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता जाता है। सेकेंड पॉइंट है एक्सपेंशन इज़ एसिलरेटिंग लाइकली ड्यू टू डार्क एनर्जी। सिर्फ एक्सपेंशन ही नहीं हो रही बल्कि एक्सपेंशन की जो स्पीड है वो भी बढ़ रही है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसका सबब क्या है, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी में हमने पीछे पढ़ा था, हमने डायग्राम में भी डिस्कस किया था कि डार्क एनर्जी में क्या होता है, जो एनर्जी की स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि सिर्फ एक्सपेंशन ही नहीं हो रही बल्कि जो एक्सपेंशन की स्पीड है वो भी बढ़ रही है। और इसके सबब क्या होता है, जब स्पीड बढ़ती है तो हम उसको कहते हैं डार्क एनर्जी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी, इट इज़ अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड, एज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है उसकी एज तकरीबन कितनी है, ये हमारे पास बिग बैंग थ्योरी की बात हो रही है, 13.8 बिलियन साल। कि इतने साल पहले ये एक्सपेंशन हुआ था, उसकी एज कितनी है, 13.8 बिलियन, ठीक है। देन हमारे पास आता है
ऑब्जर्वेबल डायमीटर इज़ अबाउट 93 बिलियन लाइट ईयर। और जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर है वो कितना है, 93 बिलियन लाइट ईयर। देन हमारे पास आ जाता है इट कॉन्टेन बिलियन ऑफ गैलेक्सीज, ईच गैलेक्सीज कॉन्टेन बिलियन ऑफ स्टार्स, कि इसमें बिलियन ऑफ गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है, और जो हर गैलेक्सी होती है उसमें बिलियन ऑफ स्टार मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, फिजिकल लॉज आर द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। ये जो फिज़िक्स के कावानीन होते हैं वो पूरे यूनिवर्स में एक ही तरह के काम करते हैं, कि जितनी बड़ी यूनिवर्स है उस सब के लिए जो फिज़िक्स के लॉ हैं वो सेम होंगे। वी कैन ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन मैनी फॉर्म ऑफ द रेडिएशन, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। ये हमारे पास क्या है, हम यूनिवर्स को मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिएशन के ज़रिए ऑब्ज़र्व करते हैं। उन रेडिएशन में क्या आ जाता है, उनमें विजिबल लाइट्स आ जाता है, रेडियो वेव्स आ जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आ जाते हैं, एक्स रेज आ जाते हैं और गामा रेज आ जाते हैं। इनके आपने सिर्फ नाम याद रखने, ठीक है, आपको मज़ीद इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ज़रूरत होती तो आपको मैं ज़रूर बताती, लेकिन आपको यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, बस इनके नाम याद कर लें कि इसमें विजिबल लाइट होती है, रेडियो वेव्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, एक्स रेज होते हैं, ठीक है। अब है जी हाउ एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी द यूनिवर्स, कि एस्ट्रोनॉमर्स जो थे वो यूनिवर्स की जो स्टडी थी वो कैसे करते थे। सबसे पहले है जी, अच्छा ये ना मैं आपको पहले अलग से समझाती हूँ, ठीक है, ताकि उसके बाद आपको ये पॉइंट समझाऊंगी। एस्ट्रोनॉमर्स जो है ना वो यूनिवर्स का मुताला टेलीस्कोप की मदद से करते हैं। टेलीस्कोप क्या करता है, जो स्पेस से आने वाली अल्ट्रा मैग्नेटिक रेडिएशंस होता है उसको कलेक्ट करता है। हमने पहला पॉइंट ये देखा कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो टेलीस्कोप के ज़रिए यूनिवर्स का मुताला करते हैं, ठीक है, ये यूनिवर्स के मुताले की मदद हासिल करते हैं टेलीस्कोप के ज़रिए। टेलीस्कोप के ज़रिए वो यूनिवर्स का मुताला करते हैं। फिर क्या होता है जी, टेलीस्कोप क्या करता है, स्पेस से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको कलेक्ट करता है, कि जो रेडिएशंस आती हैं स्पेस से उनको वो क्या करता है, जमा करता है। स्पेस से कुछ रेडिएशंस आती हैं, बिल्कुल आसान, ठीक है, उन रेडिएशंस को हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब स्पेस में ना डिफरेंट टेलीस्कोप्स होते हैं, उसमें हब्बल स्पेस टेलीस्कोप भी है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी है, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हमने यहाँ पर 2 लिख लिए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा क्लियर इमेजेस और इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, रेडियो टेलीस्कोप जो हैं वो दूर दूर के स्टार और गैलेक्सी से आने वाली रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। इन तमाम ऑब्जर्वेशन की मदद से साइंटिफिक्स जो हैं या साइंटिस्ट जो हैं वो यूनिवर्स के ओरिजिन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी एवोल्यूशन और फ्यूचर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। देखें जो खला में जाते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जी अब इन पॉइंट्स के ज़रिए। टेलीस्कोप कलेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम स्पेस, कि टेलीस्कोप के ज़रिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो स्पेस से ली जाती हैं। टेलीस्कोप कौन से हैं, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्व इन डिफरेंट वेव लेंथ बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्पेस के टेलीस्कोप हैं, ये 2 टेलीस्कोप हैं, इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन हमने ये 2 के नाम लिखे हुए हैं। ये क्या करते हैं, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है ये उससे बाहर होते हैं और इसलिए क्या करते हैं, ज़्यादा क्लियर जो इमेज होती है या जो इंफॉर्मेशन होती है वो देते हैं। देन आता है रेडियो टेलीस्कोप डिटेक्ट रेडियो वेव फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि रेडियो टेलीस्कोप दूर दूर के स्टार और गैलेक्सी से आने वाली रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। डाटा फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन, अच्छा अब ऊपर हमने इतना डिस्कस किया, ये जो इतना डाटा जमा करते हैं इस डाटा से क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। डाटा फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड द ओरिजिन, स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। ये जो डाटा है इस तमाम ऑब्जर्वेशन की मदद से साइंटिफिक यूनिवर्स के ओरिजिन को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी एवोल्यूशन को और उसके फ्यूचर की जो मालूमात है वो हासिल करते हैं। ये जो हम इतना साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं ये एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टडी किया, ये साइंटिस्ट गए हैं, उन्होंने यूनिवर्स का मुताला किया, तभी तो ये हमें सब चीज़ें पता चली हैं।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स का जो मुताला है वो क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर ओरिजिन, प्लेस एंड फ्यूचर। यूनिवर्स को समझने से हमें ये पता चलता है कि ओरिजिन, हम कहाँ से आए। उसके बाद प्लेस, हम अर्थ प्लैनेट में रहते हैं ना, तो हमें मुताला करने से पता चला हमारी प्लेस क्या है। और फ्यूचर, मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, जैसे कि बारिश होने वाली होती है, ये खला में जाते हैं, ये देखते हैं, फिर ये बताते हैं कि अब अगले 15 दिन का वेदर, अगले 5 दिन का वेदर ऐसा रहेगा, कल बारिश होगी तो कल 2 से 4 बजे के दरमियान बारिश होगी। तो ये इन्हीं के मदद से ये हुआ है ना, ये जाते हैं, देखते हैं, फिर हमें बताते हैं। तो अब हमें क्या समझ आई, हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर ओरिजिन, कि हम कहाँ से आए, हम कौन से प्लेनेट में हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बच्चों इसका सेकंड पॉइंट, लीड टू डिस्कवरीज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। यूनिवर्स का मुताला जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी में नई डिस्कवरीज का सबब बनता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या टेक्नोलॉजी में कोई भी डिस्कवरीज होती हैं तो वो किसकी वजह से होती हैं, जो लोग यूनिवर्स का मुताला करते हैं इस वजह से। देन है जी, इंस्पायर्स एक्सप्लोरेशन एंड द सर्च ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ। ये इंसान को स्पेस एक्सप्लोरेशन और अर्थ के बाहर की तलाश के लिए इंस्पायर करता है। देखिए, हमने बोला कि हम प्लेनेट अर्थ में रहते हैं, हम किस पे रहते हैं, अर्थ में रहते हैं, लेकिन अर्थ से बाहर क्या हो रहा है, हमारी ज़िंदगी से बाहर की दूसरी दुनिया, या फ़र्ज़ कर लें जो दूसरी जगह है वो कैसी है। तो ये क्या होता है कि उसको जाके लोग एक्सप्लोर करते हैं। नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स हेल्प प्रैक्टिकल फील्ड्स लाइक नेविगेशन, कम्युनिकेशन, वेदर प्रेडिक्शन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। यूनिवर्स के इल्म की वजह से नेविगेशन, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, वेदर फोरकास्टिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हुई है। ठीक है, अब हमें पता चल जाता है मौसम कैसा होगा, हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। अब तो खैर वो लोग बैठे होते हैं तो बताते हैं कि अच्छा जी आपका कौन सा स्टार है, आपके आगे वाले दिन कैसे गुजरेंगे, आपका मूड कैसा होगा, आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये जितनी भी ये जो नई नई सी चीज़ें आ रही हैं, ये किसकी वजह से आ रही हैं, ये यूनिवर्स का मुताला करने की वजह से आ रही हैं। वैसे ये टॉपिक बहुत मेरा फेवरेट है, मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया तो मैं दिखा ही दूँ। आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है जी, एक सेकेंड, गैलेक्सी। देन है जी लाइट ईयर, उसके बाद है सोलर सिस्टम, उसके बाद है सन, फिर है अर्थ, फिर है एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम डेली इन सबको पढ़ेंगे और तकरीबन हमारा जल्दी ही ये फिज़िकल साइंसेस ख़त्म हो जाएगा। देन हम बायोलॉजिकल साइंसेस में मूव करेंगे, उसके बाद हम जी मूव करके जाएंगे आईटी में। इसके अलावा जितना भी आपका जीएसए के जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे वैसे हम उसको डिस्कस करेंगे। अब हम जी इसमें की फैक्ट डिफरेंसेस देखते हैं, उसके बाद हम की फैक्ट देखेंगे। डिफरेंस क्या है जी, यूनिवर्स और गैलेक्सी में फ़र्क, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्स वर्सेस गैलेक्सी। ओके, द यूनिवर्स इंक्लूड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। A galaxy is one of the many system of star, gas, dust and dark matter within it. यूनिवर्स हर मौजूद चीज़ का मजमुआ है। गैलेक्सीज में सिर्फ यूनिवर्स का एक छोटा हिस्सा होता है जिसमें स्टार्स, प्लैनेट, गैस, डस्ट और डार्क मैटर होते हैं। ठीक है, यूनिवर्स वर्सेस सोलर सिस्टम। द यूनिवर्स इंक्लूड ऑल गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट एंड मोर. A solar system is a tiny part of a galaxy. It includes one star, the sun, and the object that orbit it. अच्छा जी, हमने ऊपर देखा था कि यूनिवर्स का मतलब है कि हर मौजूदा चीज़, लेकिन जो गैलेक्सी है वो यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें स्टार, प्लैनेट्स, डस्ट, मैटर वगैरह होते हैं। यानी हर गैलेक्सी यूनिवर्स का हिस्सा होती है, लेकिन जो यूनिवर्स है वो गैलेक्सी नहीं है। अब जी हमने यूनिवर्स वर्सेस सोलर सिस्टम का पढ़ा। यूनिवर्स में तमाम गैलेक्सी, स्टार और प्लैनेट शामिल होते हैं, लेकिन जो सोलर सिस्टम है सिर्फ एक सिस्टम है जिसमें हमारा सन और उसके जो इर्द गिर्द प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, वो शामिल हैं। यानी जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का हिस्सा है। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं जी
मैंने एक समरी सी बनाई है ताकि जो पीछे हमने सारा वो पढ़ा है वो आपको याद आ जाए। द यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग, मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। स्पेस, टाइम, मैटर, इनर्जी, गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट, रेडिएशन एंड द फिजिकल लॉज। ये हमने पीछे पढ़ा था कि यूनिवर्स में सब चीज़ें आ जाती हैं। इट बिगेन्स अबाउट 13.8 बिलियन ईयर अगो विद द बिग बैंग थ्योरी एंड हैज़ बीन एक्सपेंडेड एंड कूलिंग एवर सिंस, के ये ठंडी होती जा रही है। जो सबसे ऊपर 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 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये नहीं कहना कि हमारा अर्थ प्लैनेट जो है उसमें हमारा पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी तो बहुत गर्मी है। हम क्या करें, हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इट ऑब्जर्वेबल डायमीटर इज़ अबाउट 19.3 बिलियन ईयर्स लाइट, मोस्ट ऑफ इट डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। सबसे ज़्यादा इसमें क्या था, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर था। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर, वो कितना था, 5%। द यूनिवर्स हैज़ अ वास्ट स्ट्रक्चर, इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। एंड इट इज़ एक्सपेंडेड एट एन एक्सीलरेटिंग रेट, ये क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। एस्ट्रोनॉमर स्टडी इट यूजिंग टेलीस्कोप एंड रेडिएशन फ्रॉम स्पेस, और एस्ट्रोनॉमर क्या करते हैं, टेलीस्कोप के ज़रिए इसको देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। ओके जी, ये आपके लिए MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लें। यूनिवर्स एवरीथिंग होती है। बिग बैंग थ्योरी कब आई थी, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। ऑब्जर्वेबल डायमीटर इसका 93 बिलियन है। ये तकरीबन 10 से 12 बार MCQs में आ चुका है। उसके बाद डार्क एनर्जी 68 to 70, डार्क मैटर 25 to 27, ऑर्डनरी मैटर 5%, एक्सपेंडिंग एंड एसिलरेटिंग, एक्सपेंड होती जा रही है। अच्छा जी बच्चों, ये है जी की फैक्ट। ये की फैक्ट अक्सर आपको पेपर में लिखने होते हैं, ऐसे में भी आप लिख सकते हैं। तो एज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतनी है, ऑब्जर्वेबल डायमीटर इतना है, ये हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैंने हर जगह से की फैक्ट ना हर नोट्स में अलग से भी बनाए हुए हैं। डोमिनेंट कंपोनेंट कौन से हैं, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ऑर्डिनरी मैटर। यूनिवर्स एक्सपेंडिंग, वो एक्सपेंड होती जा रही है। कंटेन बिलियन ऑफ गैलेक्सीज एंड ट्रिलियन ऑफ स्टार, इसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं और ट्रिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं। वो स्टडी इट यूजिंग टेलीस्कोप एंड रेडिएशन फ्रॉम स्पेस। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है मैं इसको रेज कर देती हूँ ताकि आपके लिए ये जो पेज है बिल्कुल क्लीन हो जाए। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से, ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैं अटैच भी कर दूँगी, लेकिन आप स्क्रीनशॉट भी लें और आपने इस टॉपिक को अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज़ करना है, ओके।